आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में मुनशियात के इस्तेमाल का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है और ये चीज भी देखने में आई है कि जो लोग मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं वो उसको बेचने का काम भी करते हैं। टीम अवाम की आवाज ने ऐसे बहुत से इलाके अपने प्रोग्राम के जरिए आपको भी दिखाए जहां मुनशियात का इस्तेमाल खाने से भी ज्यादा किया जाता है। यूएन की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ अफराद मुनशियात के आदी हैं। हर साल 700 से ज्यादा अफराद मुनशियात के इस्तेमाल के बायस मौत के मुंह में उतर जाते हैं। हर साल 44 टन हेरोइन इस्तेमाल की जाती है। खवातीन में भी नशे का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक खतरनाक सूरत हाल है। नशा कोई सा भी हो, उसकी लत में जो भी शख्स मुब्तला हो जाता है, वापसी का रास्ता ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत अरसा गुजरने के बाद जिस तरह से रोज़मर्रा के बाकी काम करते हैं, ये लोग नशे के भी इसी तरह से आदी हो सकते हैं। इसी तरह से बहुत से सेंटर्स मुख्तलिफ़ जगहों पर कराची में कायम हैं, जिनमें कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की सतह पर काम कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कहलाते हैं, जहाँ पर ऐसे अफराद को लाया जाता है जो नशे के आदी हैं और कोशिश ये की जाती है कि वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें, नशे से दूर हो सकें और वापस अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजार सकें। इस वक्त हम परवरिश रिकवरी सेंटर में मौजूद हैं, जो कि ऐसा ही काम कर रहा है, फलाही इदारा है। मुख्तलिफ कराची के इलाकों में ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर नशे के आदी अफराद का इलाज किया जाता है। और इमरान अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। आप ये सेंटर चला रहे हैं कब से? सेंटर में चला रहा हूँ 2016 से। इस फील्ड में काम करते हुए मुझे तकरीबन 18 साल हो गए। बहुत सारे इदारे जहाँ काम किया तो वो ट्रीटमेंट से थोड़ा सा हट रहे हैं। जब मैंने इसकी स्टडी की, अब्दुर्रहमान अलाना साहब हैं, उनका बिलीव था कि हमारे माशरे में जो है नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और फिर यहाँ पर कराची में जो है ऐसे कोई इदारा नहीं था कि जो इस लेवल का काम कर रहा हो कि जहाँ पर यानी कि बुनियादी लेवल से लेकर एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए कि जो कि ना कि नेशनली तौर पर बल्कि इंटरनेशनली तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया जा सके कि हम एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, क्या मराहिल होते हैं? मराहिल इसके जो फर्स्ट स्टेज पे हैं, हम जब एक बीमारी के तौर पे इसको कंसीडर करते हैं और इसको हम फैमिली डिजीज़ भी कहते हैं। सिर्फ मरीज़ के नहीं, हमें फैमिली को भी अवेयर करना होता है कि ये है क्या है, क्यों है, कैसे है। वरना अमूमन क्या होता है कि फैमिली यही समझ ली होती है, महीना 15 दिन का इलाज कराया, बस ये सही हो गया, जिस्मानी से सही हो गई, अब जाए काम करे और सारा सिलसिला करे। और वो तजर्बे बहुत सारे किए भी होते हैं। जब उनको डिज़ीज़ के बारे में आगाही देते हैं तो फिर उनको सारा सिलसिला बताते हैं कि ये ब्रेन डिज़ीज़ है। जो नशा इस्तेमाल होता है वो 90% वो करते हैं सोशल वाले, और 10% उसमें नशा जो है वो एडिक्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदनाम कौन है? एडिक्ट। वो इसलिए कि वो उसकी ब्रेन केमिस्ट्री में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से वो नशे का ज़्यादा इस्तेमाल करने पे मजबूर होते हैं। नशे के जो आदी अफराद हैं उनकी कोई हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं या कोई स्टेजेस बना सकते हैं उसकी? जी, स्टेजेस तो हैं, लेकिन जो अगर हम बात करें नशा करने वालों की स्टेजेस, तो एक तो हैं जो शुगल करने वाले हैं, बहुत सारे होंगे, कभी कभार करते हैं, वीकेंड पे कर लिया, शादी ब्याह पे कर लिया, ठीक है। सेकंड है हैबिचुअल वो हैं जो करते तो रोज़ाना है नशा, लेकिन उनकी वक्त भी मखसूस होता है, जगह भी मखसूस होती है और मिकदार भी मखसूस होती है। रोज़ाना करते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे जो रोज़ाना करते हैं, लेकिन एक मखसूस मिकदार में। उनके पास अगर बोतल भी पड़ी होगी तो वो 2 पैक पीने हैं, 2 से 2.5 तो पिएंगे, बोतल नहीं पी सकते, क्योंकि उनको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगी? जब वो उसकी एडिक्शन डेवलप हो जाएगी, जब उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी उसके ऊपर। तो अब उसको रोज़ चाहिए, नहीं मिलेगा तो उसकी जिस्म में तकलीफ़ होगा, वो उस रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाएगा। अगर नहीं मिले चिड़चिड़ा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, या फिर मुख्तलिफ़ तरह की उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी से भी कुछ भी कर गुजरेगा, घर की चीज़ इवन के उठा के बेच देगा। वो सेंसेस में नहीं रहता अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अभी आपके पास सेंटर में कितने अफराद मौजूद हैं? हमारे पास इस वक्त तकरीबन 75 पेशेंट हैं। उनमें ज़्यादातर लोग किस तरह का नशा करते हैं?
इस वक्त जो ज़्यादा आ रहा है आइस क्रिस्टल, सारे ही हैं वैसे तो, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा हमारे इस्तेमाल हो रहा है नशा वो आइस और क्रिस्टल। 60% वो लोग हैं जो नशे की तरफ आते हैं कि जिनकी जीन्स में ये शामिल है, यानी कि आपके वालिद, दादा, परदादा, 3 जनरेशन में अगर देखें कोई किसी ने नशा यानी कि किया है, उसके जीन्स में शामिल है, तो आगे चांसेस हैं कि उसकी जनरेशन में जो है कोई नशा कर सकता है। जब कोई एक मरीज़ यहाँ पर आता है या उसको लेकर यहाँ आया जाता है, आप उसको एडमिट कर लेते हैं, उसके बाद तरीका इलाज क्या होता है, कितना अरसा लग जाता है अमूमी तौर पर? फर्स्ट स्टेज पे सबसे पहले आएगा डिटॉक्सिफिकेशन होगी, 10 से 15 दिन वो एक अलग रूम में रहेगा, मेडिसिन वगैरह से उसका इलाज होगा। लेकिन ये इलाज नहीं है मुकम्मल, ये मगर ज़रूरी भी है, क्योंकि वो जो तकलीफ़ नशा छोड़ने के बाद उसको होती है, उस तकलीफ़ को भी कम से कम करना है। लेकिन उतना ही करते हैं, पेशेंट आता भी है तो उसको यही कहते हैं कि जी ठीक है 80% हम कवर कर देंगे, 20% आपने बर्दाश्त करनी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उस अलामात उसकी विड्रॉल सिम्टम से निकलते हैं। तो फिर सेकंड स्टेज पे पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है हमारा, लेकिन ये कंप्लीट इलाज नहीं है। तो फिर सेकंड स्टेज जिसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट उससे ज़्यादा अहम है। ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जब वापस जाएं तो फिर नशे के आदी हो जाएं? उनका रेशो बहुत कम है। अगर मैं कहूँ तो अगर जो पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके बाद है तो मुश्किल से 1% हो। 90 लाख लोगों के करीब जो हैं वो पाकिस्तान में जो वो लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, कि वो लोग हैं कि जो नशा करते हैं। और इसी तरह अगर मैं कंपैरेटिवली फ़ीमेल में देखूं तो इसका एग्जैक्ट रेशो तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि अब कुछ सालों में जो है ये रेशो बढ़ रहा है। जैसे आपने बताया आइस है, हेरोइन है, क्रिस्टल है, इसमें से सबसे ज़्यादा ब्रेन को या बॉडी को डैमेज किस नशे से पहुंचता है? बॉडी को तो सब नशे करते हैं, सब नशे करते हैं, ठीक है। ब्रेन को जो ज़्यादा करता है आइस और क्रिस्टल बहुत ज़्यादा। आइस वाले जो है इंक्वायरी वगैरह आती हैं जब सारा सिलसिला, तो वो अमूमन ये होता है कि भाई ये तो पागल हो गया है, इतनी यानी कि उसकी, क्योंकि आइस जो है वो एक सोने नहीं देती, 3-3 दिन जाग रहा है, फिर 1 दिन 2 दिन सो रहा है, तो जब 3 दिन बंदा जागेगा तो उसकी क्या कैफियत होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों जो हैं, चाहे वो हेरोइन है या मेथाम्फेटामीन है, ये दोनों ही बहुत ही सीवियर यानी कि बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं। जो क्रिस्टल है या मेथ है, बेसिकली इसका इंग्रेडिएंट मेथाम्फेटामीन है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी पे। ये साइकोसिस की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बॉडी में यानी कि अगर इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल है तो आपके जो है कि एक तरह से इस तरह से कह लें कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और हेरोइन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो आपकी बॉडी को यानी कि नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन ये रैपिडली, इसके लिए कहते हैं कि अगर किसी ने 1-2 बार कर लिया है तो वो फिर उस पर डिपेंडेंट हो गया है। हीरोइन की जहाँ तक बात करें तो वो क्या करती है, सिर्फ़ और सिर्फ वो भूख ख़त्म करती है। जहन को तो सब नशे मुतासर करते हैं, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देते हैं, वो चीज़ें कर लेते हैं जो कभी भी आम जिंदगी में नहीं की। नशे का इस्तेमाल ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रेशो क्या होगी मर्दों और औरतों के नशे की? रेशो तो खैर कम है, अभी रिसर्च मुझे इतनी याद नहीं इस वक्त कितनी, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी नशे का इस्तेमाल कर रही हैं। और ख़ास तौर पे ये आइस जब से आया है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसको पार्टी ड्रग का नाम दे के इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब 2-3 दफ़ा कोई इस्तेमाल कर लेता है फिर इसका आदी हो जाता है। ख़वातीन का जो इलाज में आने के लिए फैमिली के हवाले से बड़ा स्टिग्मा होता है कि नहीं इसको कैसे लेके जाएं। बहुत हैं कराची में इस वक्त। बच्चों का एक्सपोजर तो हमारे आप देखें कि स्ट्रीट चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हैं। हम 2006 से स्ट्रीट चिल्ड्रन पे काम कर रहे हैं, और उसमें आप देख लें कि बग़ैर उसके कि किसका बच्चा है या किसका नहीं है, हमारे पास फैमिली से भी बच्चे आते हैं, स्ट्रीट से भी हमारे फील्ड वर्कर्स जो हैं वो लेकर आते हैं। तो ये रेशो काफ़ी ज़्यादा है। टीन एज में 16, 17, 18 इस एज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई किसी को नशे में नहीं लगाता जब तक अपने अंदर एक दिल की ख्वाहिश नहीं होती है, बंदा नशा नहीं कर सकता। आइस पीने से दिमाग तेज़ हो जाता है, काम में ज़्यादा कर सकूँगा। बस वो मुझे बोलता था तू मेरे पास आ, एक सिगरेट पी के जा, देख तेरा क्या काम होगा। चाहे श्री जना से मिलते है, टापू से मिलते है, मसान से मिलती है। सबसे पहले तो मैं चरस वगैरह पीता था,
मैंने अल्कोहल का नशा शुरू किया, पाउडर वगैरह शुरू कर दी, आइस शुरू कर दी। बहुत ही कम उम्र पे मैंने चरस स्टार्ट किए। ड्रग्स यूज़ कर रहा था, स्नैक कर रहा था ड्रग्स को। इस वक्त हम रिकवरी सेंटर में ही मौजूद हैं, जिस जगह पर मैं हूँ। बहुत से पेशेंट्स बैठे हुए हैं और इनका सेशन चल रहा है। यहाँ रहते हुए क्योंकि 3 महीने होने वाले हैं, क्या सीखा? जब से मैं सेंटर में आया हूँ, मुझे जो चीज़ें मैंने पिक की हैं, मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। मैं अपने लिए क्या सोचता हूँ, मेरे लिए क्या बेहतर है। कौन कौन सी ड्रग का इस्तेमाल किया था आपने? मैं हीरोइन का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, आइस। ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। बस ये शौक में से दोस्ती यारी फ्रेंडशिप में अपने लग गए थे कॉलेज टाइम से थोड़ा, हाँ, तो बस पीने लग गए थे इसको। कितने अरसे तक आपने ये सब इस्तेमाल किया? मैंने 7 साल इस्तेमाल किया। 7 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है। अब जब आप याद करते हैं वो वाले 7 साल और आज का दिन, तो बस अफसोस ही होता है कि हमने अपने माजी में क्या करा, अपना फ्यूचर प्लान जो भी था हमने सिर्फ अपने आप को बर्बाद ही करा। अब यहाँ आकर हमें हर चीज़ की नॉलेज हुई है कि यार हम मरीज़ थे, हम किस बीमारी के अंदर मुब्तला थे, हमने क्या क्या अपने नुकसानात करें, अपने घर वालों को कितनी तकलीफ़ें दी हैं, वो सब चीज़ का एक पेन होता है दिल में। कुछ याद है कि पहली दफ़ा कहाँ बैठ के किसके साथ और क्यों किया था ये सब? बुरी सोबत में अक्सर बैठना उठना था। मैं खुद को एक बहुत जैसी तोप जैसी चीज़ बनाना चाहता था। मैं 12 साल की उम्र में? जी, मेरा बचपन से एक शौक़ बन गया था कि मैं एक बहुत ख़राब इंसान बनूँ, लोगों के दिल में मेरे लिए खौफ हो। मैं सोचता था मेरी आंखें लाल होंगी, कि लोग मेरी आंखों से भी डर सकते हैं। मैं सोचता था मैं नशा करूंगा, मैं खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझ सकता हूं। हंसी नहीं आती कि मैं क्या सोचता था? हंसी नहीं होती, अभी अपने आप पे शर्मिंदगी होती है मेरे को। 12 साल की उम्र से आपने क्या नशा शुरू किया था? सबसे पहले तो मैं चरस वगैरह पीता था। अभी एंड का 1 से 1.5 महीना मैंने क्रिस्टल और आइस ट्राई किया। मतलब एडिक्ट तो मैं इसका नहीं था, लेकिन ट्राई किया है। तो जो जिन दोस्तों में आप बैठते थे उनकी उम्र क्या थी? मेरी अक्सर मैं अपने से बड़े उम्र के लड़कों के साथ में बैठता था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैंने सीखा कोई किसी को नशे में नहीं लगाता। जब तक अपने अंदर एक दिल की ख्वाहिश नहीं होती है, बंदा नशा नहीं कर सकता। आपने याद होगा कब किया था पहली बार नशा? 15 साल की उम्र में नशा शुरू किया था। अच्छा, वजह क्या थी? शौक में पार्टी वगैरह में जाता था दोस्तों के साथ, पिकनिक वगैरह पे, तो मैंने चरस शुरू करी थी। चरस और ड्रिंक करता था मैं। अच्छा, और उसके बाद फिर और ड्रग्स भी इस्तेमाल किए? उसके बाद मैंने सिरिंज भी मैंने लगाई थी। उसके बाद मैंने शीशा भी मैंने पीना शुरू किया। मैंने कोई ऐसा नशा नहीं जो मैंने नहीं किया। मैं 5-6 साल का था, वालिद का इंतकाल हो गया था। फिर मैं नशा चरस वरस पीने स्टार्ट कर दिया मैंने। जैसे यार दोस्त पीते थे तो उनसे देख के मैं पूछता था कि यार ये क्या है? बोला दम लगा इसका, ऐसा फ्रेश हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरे को नहीं पता था हेरोइन क्या होती है। बस वो मुझे बोलता था तू मेरे पास आ, एक सिगरेट पी के जा, देख तेरा क्या काम होगा। मैंने ये शौक़ में नशा किया था कि मैं रात को जागूंगा, 2-2 दिन नहीं सोऊंगा। आइस पीने से दिमाग तेज़ हो जाता है, काम में ज़्यादा कर सकूंगा। जब मैं आइस पीने लग गया शुरू में, तो मैं 3-4 दिन नहीं सोता था। मेरा शुरू में दिमाग थोड़ा तेज़ हो गया, उसके बाद मेरा दिमाग पूरा पागल हो गया था। मैं अपने घर वालों को देता था। अब्बा को अगर कोई दूसरा कोई बोल देना, जैसे उनके दोस्त यार, कि भाई दाऊद भाई आप इधर लाखों रुपए ये लगा दो, 2 लाख रुपए इधर लगा दो, रक्षा लेके उसको दे दो, आपको रोज़ के इतने मिल जाए, उन पे भरोसा कर लेता था। अगर मैं कहता था ना अब्बा आप मुझे लाखों रुपए एक दो, मैं एक रक्षा लेके मैं आपको कमा के दूंगा, तो मुझ पर यकीन नहीं करते थे। 2.5 महीने हो गए आज मुझे, 2.5 महीने से भी ज़्यादा अर्सा हो। मैं नशे से बिना चल रहा हूँ और अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, अच्छा सो रहा हूँ, जो कि मैं नशे में ये नहीं कर सकता था। उसके लिए पैसे कहाँ से आते थे खरीदने के लिए? पैसे मेरे काम भी मैं करता था, वहाँ से भी मेरे को मिल जाते थे। मैं अपने अम्मा से भी लेता था। अम्मा को डराता था कि मैं नशा नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा, तो मेरा अम्मा मेरे को रखता था। मेरा अम्मा भी डर जाता था शुरू में, तो भी मजबूर हो जाता था, मेरे सामने बेबस हो जाता था, मेरे को पैसे दे देता था। मैंने एक सिगरेट पिया, मेरे को मज़ा आया, फिर मैं उसी दिन से सिगरेट पीने लग गया। रोज़ 2 दिन में 1 डब्बी पी जाता था। फिर चरस की तरफ भी आ गया, फिर चरस पीने लग गया। इधर कैंट पे भी आकर चरस पीता था। आप क्या समझते थे जब आपने नशा शुरू किया? मेरा दोस्त था, बड़े उम्र का था, उसके साथ मैं घूमता था, तो आहिस्ते आहिस्ते उसके साथ उसको देखता था। उसकी आंखें लाल हैं और वो लोग उससे डरते थे।
वो फड्डा वगैरह करता था, तो मुझे भी शौक़ चढ़ा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता चरस पिया। बहुत ही कम उम्र पे मैंने चरस स्टार्ट किए। मेरी उम्र भी बहुत कम है, 19 साल का उम्र है। तकरीबन मैंने 12 साल पे ही नशा शुरू किया और मैंने चरस के अलावा हर नशा मैंने यूज़ किया है। पाउडर, आइस, क्रिस्टल, शराब और सारे ही तरियाक तक सब नशा मैंने करके देखा है। और मुझे तो बहुत बर्बादी उठाना पड़ा इसके वजह से। चोरी करना पड़ता था इस नशे के वजह से, चोरी करवाता था लोगों से, अपने साथ ऐसे ऐसे बुरे बंदों को घुमाता था, मेरा भी नाम ख़राब होता था। इस नशे की वजह से बहुत बेबस हो गया था। कब और कैसे आपने नशा शुरू किया था? मैंने ऐसे नशा शुरू किया था कि मैं स्कूल जाता था तो वहाँ मैं ड्रिंक वगैरह साथ ले जाता था। और वो कहाँ से मिलती थी साथ लेके जाते थे जो आप? मेरा चाचू बेचता था। आप खरीदते थे? खरीदता नहीं था, मैं घर से छुपा के ले आता था, चाचू को नहीं पता होता था। चोरी कर लेते? हाँ, मैं घर से उठा के ले आता था, तो बस वहाँ शुगल में पीता था। घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, वालिद रोते थे, बहन मेरी रोती थी मेरे आगे। फिर मैंने इलाज का फ़ैसला किया कि यार एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। ये आदत कहाँ से लगी? मैम ये माहौल से मिली मुझे। चरस के बाद फिर मैं आ गया ड्रिंक पे। शुरू में बियर पी, फिर शराब पीने लग गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मेडिसन में आ गया। क्रिस्टल पिए छोड़ दिया। महंगा है, तकरीबन 750-700 ग्राम मिल जाता था। घर वालों से यहाँ वहाँ करके तोड़ होते थे, मजबूर होते थे घर वाले तो कुछ भी करके दे देंगे, तो मिल जाता था। ये फ़ैसला मैंने इस वजह से किया है क्योंकि मेरा इर्द गिर्द जो है मेरा अपना माहौल है। मेरा पूरा माहौल मुझसे मुतासिर हो चुका था और मैं अपने माहौल से बिल्कुल कट चुका था। सबसे पहले अपने वालिद साहब, छोटे बहन भाई और अपने घर वाले। पहली दफ़ा कौन सा नशा किया? 2 सिगरेट पी रहे थे, लेकिन उन सिगरेट थोड़ा डिफरेंट था, उससे धुआं थोड़ा ज़्यादा निकल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कौन सा सिगरेट करे, डिफरेंट सिगरेट आप नहीं पियो, आप नॉर्मल सिगरेट पियो। तो मुझे परेशान हो गया, मुझे क्यों मना कर रहे हैं। तो मैंने ज़िद किया उनसे, ज़बरदस्ती 2-3 कश लगा लिए। लगाने के बाद मैम थोड़ी मेरी आंखें लाल हो गई, आवाज़ चेंज हो गया, चलने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो मुझे अच्छा लगा। शौक जी। जब नशा करते हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? मैडम फीलिंग यही होती है, बस हवाओं में जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं, उस टाइम मैम पता नहीं था, बचपन था, जैनी सेहत भी इतना बहाल नहीं था, यही फील हो हवा में उड़ रहा हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। अच्छा। सिर्फ मैं हूँ या और कोई नहीं है, ये फील होता था उस टाइम। चरस श्री जना से मिलती है, टापू से मिलती है, मसान से मिलती है। वहाँ उनको पैसे से मतलब होता था, उनको ये भी नहीं पता था कितना छोटा सा बच्चा है, उनको इतना भी नहीं पता था, खाली पैसे लेते थे और माल देते थे। खरीदने जाते थे, बसों में चेकिंग होती थी, देखता था पुलिस अगर ज़्यादा ही वो करने वाले तो फेंक देता, तो आगे जाके बस से उतर के फिर वापसी। आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में कि कैसे, कब, क्या नशा आपने किया? मुझे ऐसे दोस्त भी मिले, उनको देख के मैं भी चरस पीने लग गया। मैं सोचता था यार इनको डर खौफ नहीं लगता, तो मैं भी उनको देख के चरस पीने लग गया। फिर मैंने पाउडर वगैरह शुरू कर दी, आइस शुरू कर दी। जो नशा मिलता था मैं कर लेता था, मेरे दिल से डर को बिल्कुल निकल गया था। तो इस नशे ने मुझे ऐसा कर दिया था, मेरा नफ्सियाती चारों पहलू मेरे मुतासिर कर दिए थे, रूहानी, जिस्मानी, जज्बाती और माशराती। तो मेरे वालिद भी ऐसे हो गए थे कि वो जुमे की नमाज़ पढ़ने भी बाहर नहीं जाते थे शर्म के मारे। जानबूझ के उनसे कोई पूछता था कि आपका बेटा क्या नशे का आदी है, लेकिन वो उनसे पूछते थे आपका बेटा कहाँ है, तो वो शर्मिंदा, मेरी वजह से वो भी शर्मिंदा हो गए। वालदा कहीं शादी में नहीं जा सकती थी, मैयत पे नहीं जा सकती थी। कौन कौन सा नशा आप कर रहे थे? सबसे पहले तो मैंने अल्कोहल का नशा शुरू किया। जुराइम पेशा लोगों के साथ मेरा तल्लुकात मैंने बना लिए, पैसे नहीं पूरे होते थे, घर से पैसे मांग नहीं सकता था, तो उस पर करते करते मैं आइस और पाउडर के नशे पे लग गया। क्यों नींद नहीं आता था, सुकून नहीं मिलता था, तो किसी ने बोला आप पाउडर पियो आपको नींद आएगा। जब पाउडर पीने लगा तो सुस्ती आ गया, बदन काम नहीं करने लगा, आस्ता आस्ता जो ताकत थी वो ख़त्म होने लगी। फिर शीशा नया नशा आया, तो लोगों ने बोला, जो और लोग थे जराइम पेशा, उन्होंने बोला शीशा अच्छा नशा है, इंसान में ताकत ले आता है, बंदे को नींद नहीं आता है, 10-10, 12-12 दिन पी के बंदा ड्यूटी अच्छी करता है, सो नहीं सकता है। मैं खुद तंग आ गया था, अपनी औलाद को भी अपने जैसा बुरा इंसान बनता नहीं चाहता है, तो अल्लाह ताला से मदद मांगी, अल्लाह के आगे रोता था, गिड़गिड़ाता था, या अल्लाह
इस नशे से, जराइम से मेरी जान छूट जाए। रक्शे पे कनेक्ट ही करता था, उस्तादों को देख देख के पहले चरस पीता था, चरस पीते पीते पाउडर पीने लग गया। फिर इब्राहिम भाई मिले मेरे को, यहाँ पे लेके आए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, खुशी भी है बहुत। मेरे एक चाचू थे, वो एडिक्ट थे, तो उनको देख देख के मेरे अंदर शौक़ जागता था कि यार इनकी आंखें लाल हो रही हैं और सब कुछ देख के जो है, तो उससे मुझे बस दिल के अंदर ख्वाहिश होती थी कि मैं भी ये यूज़ करूँ। मेरी गैदरिंग ही ऐसे लोगों के साथ होना शुरू हो गई कि जो मुझे यूज़ कर रहे थे अपने मफाद के लिए, मैं भी उनके पास जाना शुरू हो गया और उनके साथ जो है फिर वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गए कि तुम ये करो तो हम नशा देंगे, तुम वो करो तो नशा देंगे। तो फिर मैंने भी इस तरीके से अपना जराइम वगैरह के अंदर दाखिल हो गया और मुझे उस टाइम के ऊपर इतनी फ़िक्र नहीं थी, परवाह नहीं थी, ना मुझे होश होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करता। मैंने अच्छा खासी मेरी अपनी एजुकेशन है, मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से BBA किया हुआ है, लेकिन मैंने अपना फ्यूचर बिल्कुल इस नशे ने मेरा जो है ना फ्यूचर मेरा तबाह कर दिया है। नशे का मरीज़ जो नशा खुद करके आ रहा है, उनकी बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, वो सिर्फ धमका रहे होते हैं। क्लाइंट जो है वो बीमारी को मान नहीं रहे होते। मैं हर परेशानी को नशे के साथ डील करने का आदी था, बगैर नशे की डीलिंग मुझे नहीं आती थी। भाई का दोस्त था, उनको देखता था तो शौक होता था। के चक्कर में 1-2 मरतबा मेडिसिन इस्तेमाल किया। इस वक्त यहाँ पर काम करने वाली ख़वातीन साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि इनका इंटरेक्शन इनसे कैसा रहता है, 1-on-1 काउंसलिंग जब होती है तो क्या चैलेंजेस होती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जब सेशंस होते हैं या मुख्तलिफ रवैयों में मुब्तला ये लोग यहाँ पर आते हैं तो कैसे उनकी काउंसलिंग होती है। ये लोग ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं होते जब यहाँ आते हैं, तो चैलेंज होता है, कभी इनकी तरफ से कोई थ्रेट मिला? इनिशियली जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, जिसमें मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है और एक स्टेबल कंडीशन में वो हमारे पास एक क्लिनिक सेटअप में आता है। जब हम उनको लेक्चर दे रहे होते हैं या नशे के हवाले से बात करते हैं तो यकीनन उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है और उनके मूड स्विंग्स होते हैं, जहाँ पे हम अमूमन देखते हैं कि कभी बैठे बैठे ग्रुप में अचानक से जो है वो बच्चों में जो शिफ्ट्स आते हैं, कभी जो है बच्चे एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। एडल्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि एडल्ट्स वर्बली ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स को या जो भी वो फील कर रहे हैं वो उसको वर्बलाइज़ कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को असल तौर पे अपनी जेन्युइन फीलिंग्स को वर्बलाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मुश्किल होता है कि वो किस तरह से कैसे बताएं कि वो इस वक्त क्या फेस कर रहे हैं, वो इस वक्त किस चीज़ों से गुजर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इनको साइको एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग बिहेवियर, रिगार्डिंग एडिक्शन को यहाँ पर हम एज अ ब्रेन डिजीज़ ट्रीट करते हैं। उसमें जानना सबसे पहले ज़रूरी ये है कि क्लाइंट क्या ये जानता है कि एडिक्शन को उसने एक बीमारी के तौर पे माना है या नहीं माना है। अमूमन ये देखा गया है कि क्लाइंट जो है वो बीमारी को मान नहीं रहे होते, यानी मानने वाला उनका रवैया नहीं होता, तो वो डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट कि बीमारी को माना जाए उसमें कुछ अरसा टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने भी लग जाते हैं, जब क्लाइंट ये मान रहा होता है कि हाँ वो एक बीमारी में मुब्तला है और नशा एक बीमारी है। उनके बिहेवियर से कभी ऐसा हुआ रूड हो जाना या एकदम मूड स्विंग्स आ जाना क्योंकि वो इतने अरसे से एक नशे में मुब्तला रहे हैं, उसके आदी रहे हैं, ऐसा भी देखा? बिल्कुल ऐसा होता है कि वो ट्रॉमेटिक कोई इवेंट हुआ हो या कोई और इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हों। अमूमन क्लाइंट्स जो है वो क्राइसिस के थ्रू आ रहे होते हैं, विलिंगली नहीं आ रहे होते हैं, फैमिली के थ्रू आ रहे होते हैं, तो वो मान नहीं रहे होते हैं, उनका मानने वाला रवैया नहीं होता, वो इस डिनाइल फेज़ में होते हैं कि हम गलत नहीं हैं, हमारी फैमिली ने ऐसा किया है। कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं उनमें से कोई वायलेंट हो गया हो, कभी आप पर अटैक करने की कोशिश की हो या जो साथी उनके साथ मौजूद हैं उनको कोई मारपीट या नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो? हाँ, वो जब नए आते हैं तब वो हो रहे होते हैं। वो अपना ट्रू सेल्फ दिखाने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। अगर उनको थेरेपिस्ट पे गुस्सा आ रहा है तो वो शायद थोड़ा हेजिटेट करेंगे बताने में कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे तुमसे नफ़रत हो रही है इस वक्त। बच्चे ट्रू सेल्फ दिखाते हैं, वो कोई मास्किंग नहीं करते। अगर वो उनका गाली देने का दिल कर रहा होता है तो वो अपनी काउंसलर को गालियाँ भी देते हैं। अगर उनको वो आपने कहा वायलेंट, वहाँ वो थोड़ा इस चीज़ में देखते हैं कि काउंसलर्स के साथ थोड़ा वायलेंट नहीं होते, ऑब्वियसली एक थोड़ी झिझक आ जाती है, लेकिन आपस में कभी बच्चे होते हैं वो लड़ते हैं। यहाँ पर गालियाँ देना
और वायलेंस, मार धाड़ करना अलाउ नहीं है बच्चों को। दूसरा एक बहुत कॉमन चीज़ है कि नशे का मरीज़ जो नशा खुद करके आ रहा है, उनकी बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, वो सिर्फ धमका रहे होते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, उनको कंट्रोल वो करते हैं, क्योंकि हमारे पास उनको सिंपल है, सुन तो रहे होते, समझ तो रहे होते, उनको इतना बता दिया जाता है यहाँ आप ये नहीं कर सकते, उनको सिर्फ यहाँ से निकलना होता है, उनको समझ में आ जाता है कि नहीं निकल सकते। आपको क्या लगता है सबसे मेजर रीज़न क्या है जो कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द जो है नशे की तरफ चला जाता है? यहाँ जो हम एडिक्शन को ट्रीट करते हैं वो एज अ ब्रेन डिजीज़ ट्रीट करते हैं। तो डिज़ीज़ तो किसी को भी आ सकता है, किसी बीमारी अमीर गरीब देखकर नहीं आती, बीमारी किसी को भी हो सकती है। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि जीन एनवायरनमेंट को रिलेशन होता है, जो 60% जो है वो जीन्स में आती है और 40% एनवायरनमेंट से आती है। तो मेजर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उनकी जीन्स होती है, और उसके बाद उनके एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह के स्ट्रेसर्स मौजूद होते हैं या कुछ इस तरह के ट्रॉमास रहे होते हैं जिसकी वजह से जो उनको इवेंचुअली जो है वो नशे की तरफ लेके जाते हैं। हमारे माशरे में किस किस हर तरह के लोग होते हैं, जब वो उनसे मिलते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको ड्रग्स पे लगाते हैं। कुछ अगर घर से नहीं भी भागते तो उनको गैदरिंग्स ऐसी मिल जाती है, दोस्त ऐसे मिल जाते हैं कि शौक में, अगर आप बच्चों से यहाँ पे पूछेंगे तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कि शौक में दोस्तों ने कहा था सिगरेट पी लो, हमने पी ली। पहली बार चरस पी तो उसके बाद कुछ हुआ, असर घूमा, लेकिन दोबारा फिर उसी की तलब हुई। इसी तरह नशा प्रोग्रेस करता रहता है, ये एक प्रोग्रेशन है नशे की बीमारी जो कि प्रोग्रेसिव होती है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती है अगर इसको ना रोका जाए, बर वक्त इलाज ना किया जाए। जहाँ हमने आज आपको ऐसे बहुत से लोगों से मिलवाया जो नशे के आदी हैं और नशे के ख़िलाफ़ अब फाइट कर रहे हैं, वापस ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, एक मुफीद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अच्छा शहरी बनना चाहते हैं, अपने घर का अच्छा मेंबर बनना चाहते हैं। वहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस नशे से छुटकारा हासिल करके अब एक नॉर्मल इंसान की तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश भी हैं और इसी सेंटर में काम भी करें। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुझे ये बताइए कि आप एक वक्त ऐसा था जब नशे के आदी हो गए थे, फिर उससे बाहर कैसे आए? उससे आप बाहर आने के लिए बहुत से तजुर्बात हुए, कोशिशें हुई, घर वालों ने हर तरीका आजमाया, और जब यहाँ पर ट्रीटमेंट चला, मेरा 6 से 8 महीने का ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि 3 महीने मेरे लिए काफ़ी नहीं थे, और 3 महीने बाद 6 महीने करवाए, 6 महीने बाद 2 महीने और 8 महीने गुजारे, फिर चला गया दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ। फिर 4 से 5 महीने मैंने बाहर गुजारे, लेकिन फिर कुछ दोबारा परेशानी आने लग गई, और मैं हर परेशानी को नशे के साथ डील करने का आदी था, बग़ैर नशे के डीलिंग मुझे नहीं आती थी। तो उसके लिए मैं जब दोबारा मशवरे के लिए आया तो फिर मुझे यहाँ से ऑफ़र आ गई जॉब की, तो फिर मैंने यहाँ पर 1.5 साल और जॉब की एज ए स्टाफ, और फिर उसके बाद जब मेरी रिकवरी को 2-2.5 साल हो चुके, फिर मैं यहाँ से प्रॉपर यानी कि हट गया, फिर अब मैं अपने दोबारा पुराने काम की तरफ चला गया। आपके नशा शुरू करने की वजह क्या थी? नशा शुरू करने की वजह जो है वो ये है कि मैं पहले कहता था कि मैंने माहौल की वजह से नशा कर लिया। नशई बंदा कूल कहलाते हैं कि ड्रग्स इज़ कूल। वो कूल के चक्कर में जो है वो अपनी कमतरी को छुपाने के लिए पहली बार नशा किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्या कहते हैं, शादी ब्याह में जैसे गए डांस करना है, डांस नहीं कर सक रहे, थोड़ी सी एक पैक पी लिया, फिर उसके बाद फिर कोई हमें रोकता, हम नहीं रुकते, फिर ऐसा डांस निकलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। शुरू में कॉन्फिडेंस के लिए मेडिसिन के तौर पे नशा इस्तेमाल किया, लेकिन फिर बाद में इस नशे ने वो बर्बादियाँ दिखाई कि फिर जो अपना कॉन्फिडेंस था वो भी ख़त्म हो गया। अब आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करूँ ऊपर वाले का काम है। यहाँ पर रिकवरिंग काउंसलर हूँ, यानी जो मेरे तजुर्बात हैं मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, उनको तरीका सिखाता हूँ जो यहाँ से मैंने सीखा है। के चक्कर में 1-2 मरतबा मेडिसिन इस्तेमाल किया, मेडिसिन इस्तेमाल करते करते फिर चरस की तरफ आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही मैंने तरक्की करता गया। मैं हेरोइन की तरफ आया, 1.5-2 महीने बाद ही मैं मरीज़ बन चुका था। नशा हर जगह पे आपको मिल रहा है, और ना कानून के तरफ से कोई सख्ती, ना घर वालों के तरफ से, घर वाले तो थे नहीं यहाँ पर, और सस्ते में नशा मिल रहा है हर जगह पर। फिर बाद में पता चला इस इदारे का कि कुछ ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो नशा करते थे, उन्होंने यहाँ से इलाज करके नशा छोड़ दिया। खुद से नशा छोड़ने की बहुत कोशिश की, छोड़ नहीं पाया, तरीका नहीं था मेरे पास। इलाज के बाद, रिकवरी में आने के बाद मैंने आज ट्रस्ट से रिक्वेस्ट करी इन सबसे कि मेरे को इस इदारे में जॉब करनी है, तो उन्होंने मेरे को जॉब दी, मेरे पे भरोसा करा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन पर काम करता हूँ,
उन बच्चों पर काम करता हूं जो कि बच्चे नशा करते हैं। इस टाइम पे जितने भी आपको एक ग्राउंड्स के अंदर बच्चे दिख रहे हैं या जिससे भी आपने बातचीत करी, इन तमाम बच्चों को मैं लेके आता हूं स्ट्रीट से। इनको मोटिवेट करना, इनकी काउंसलिंग करना, इनको समझाना समटाइम बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि बच्चे पे अपना भरोसा कायम करना, एतमाद करना। कभी बच्चों के साथ कभी कभार बच्चा बनना पड़ता है। जब आप यहाँ आए थे तो तब किस हाल में आए थे? किस हद तक आप नशों में मुलव्वस हो चुके? मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरी मिसेज़ ने और मेरी वालदा ने जो है वो दोनों कंधों पे पकड़ के जो है मुझे यहाँ लाया और बहुत बुरी तरह मैं डैमेज हो चुका था। यानी इस काबिल भी नहीं था कि मैं खड़ा हो सकता था, बैठा भी नहीं जाता था मुझसे, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं जिस्मानी तौर पर डैमेज हो चुका था। फिर मेरी फैमिली यहाँ मुझे लाई। तो ये कौन सा ऐसा नशा था जिसकी आदत की वजह से आप इस हाल तक पहुँच गए थे? मैं क्रिस्टल और आइस यूज़ करता था। तो उसमें अभी मैं बाहर भी कुछ लोगों से बात करी थी, वो कह रहे हैं कि उससे तो नींद नहीं आती है, जहन तेज़ काम करने लगता है और बड़ा अच्छा लगता है शुरू में। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि शुरू में जो है मैंने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि यार थोड़ा सारे लोगों में जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाऊँ, उस चक्कर में जो है जब मैंने इसको इस्तेमाल किया और साथ साथ जो है जो जैसे क्रिस्टल का बताया तो मैंने इस्तेमाल किया था। तो शुरू में तो मुझे रिज़ल्ट मिला, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा तो वो रिज़ल्ट जो है डे बाय डे जो है डाउन होता रहा, और बजाय इसके कि उसका मज़ा मिलने के बजाय जो है तकलीफ़ में कन्वर्ट होता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि मैं नशा करूं तब भी तकलीफ़ में और नहीं करूं फिर भी तकलीफ़ में। ये आप नशा लेते कहाँ से थे? इसके लिए पैसे कहाँ से आते थे? बेसिकली जो है मेरा एक स्कूल था जिसमें माशाल्लाह जो है 400-500 बच्चे पढ़ते थे। मैं ख़ुद वहाँ का HM था, और इस नशे की वजह से जो है आहिस्ता जो है देखे जो है ऐसा लगता है जैसे कोई डरावना ख्वाब हो, और यकीन नहीं आता कि जो है क्या बताऊँ आपको जो है, मतलब मैम जो है बहुत बताते हुए भी मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ ये जो है ना। और मैं नशा करता था, मैं समझता था कि यार ये जो लोग फुटपाथों पे नशा करते हैं ये तो पढ़े लिखे नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, वाइट कॉलर हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा, ये मेरी सोच होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा तो कहाँ ये कंट्रोल होगी और कहाँ जो है ना फिर ज़िंदगी जो है इसके गिर्द ही घूमती रही। आप कब से यहाँ पर हैं? अभी क्या काम कर रहे हैं? मैं 2016 में इधर ज़ेर इलाज आया था, और इससे पहले भी एक इलाज हो चुका था मेरा शॉर्ट, वो भी 3 महीने का इलाज करवाया था मैंने। तो इस तरीके से 8 महीने में इधर ज़ेर इलाज रहा हूँ। कौन सा नशा आप करते थे? हेरोइन और आइस। तो उसके बाद आपने अपने अंदर तब्दीली देखी, अपने रवैये में तब्दीली देखी? नशा कर रहा था तो मेरे चारों पहलू मुतासिर हो गए थे। माशरे में बिल्कुल इज़्ज़त ख़त्म हो चुकी थी, घर वालों का भरोसा उठ गया था, मुझे अपने आप पे भी भरोसा नहीं रहा था, हद तक के ना चाहते ही मुझे वो काम करने पड़ते थे, नशा करवाता था सारे काम। तो घर वालों से क्लैशेस बढ़े, घर पे बदमज़गी पैदा हुई, रोकने की कोशिश की होगी? क्लैशेस बढ़े, और मुझे वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं होता था जो मेरी ज़िंदगी के मामलात में इंटरफेयर करता था। उस टाइम पे मैं समझता था ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब कर लेते थे तो दुनिया ऐसा लगता था कि बस रंगीन है दुनिया। कब से आप नशे की तरफ आ गए थे और फिर कब सेंटर में आए? कैसे उससे छुटकारा हासिल किया? बहुत छोटी उम्र से कर रहा था। अच्छा, कितने साल की? 13-14 साल का हुआ जब ड्रिंक शुरू करी थी। भाई का दोस्त था, वो लोग पीते थे तो उनको देखता था तो शौक़ होता था। तो एक दिन मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला ठीक है। वो स्कूल के बाहर आए, मैं उनके साथ बैठ के चले गया। वहाँ से जब पीना शुरू किया तो फिर पीता ही रहा। फिर छोटी उम्र में शादी हो गई तो घर में फिर पीना शुरू कर दी। दोस्त यार मिले, उनके साथ बैठना शुरू किया तो कोक पीना शुरू कर दी। फिर गैदरिंग बढ़ती रही तो बाकी और नशे करना शुरू किए। तो ड्रग ऑफ चॉइस मेरी कोक थी, फिर हेरोइन। तो घर पे फिर बेगम थी, बच्चे थे, उनसे तो ताल्लुकात ख़राब हो गए होंगे? क्योंकि अपने घर में जब जाता था तो बोलता था मेरे करीब नहीं आना जब तक मैं अपना बैठ के सुकून से नशा नहीं कर लूँ। फिर एंड में ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बैक पे चले जाता था, ब्लैक आउट हो जाता था। यहाँ पे जब आया था मैं मानता नहीं था कोई इसका भी इलाज होता है, नशे का इलाज। तो जब मैं आया तो
आहिस्ता आहिस्ता मेरे को पता चला वाकई में अच्छा हुआ कि मैं यहाँ में आया, वरना मेरे को पता ही नहीं चलता कि ये नशा का कोई भी इलाज भी होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें सीखें। कभी जहन में ये तो नहीं आता कि वो दोबारा से ये ट्राई किया जाए? तलब का जो इसका मज़े का लेवल है रहता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी मिकदार में कमी आती रहती है। और जब भी ऐसा कुछ हो तो जो पिछली बर्बादियां हैं हमारी, जब भी मज़े का लेवल हाई हो या सुहानी यादें आए हमें, तो जो हमारी बर्बादियां हमें उसको याद रखना है। 4-5 बर्बादियां ऐसी होनी चाहिए याद हमें कि जब भी हमें ऐसी कोई सोच या थॉट आए तो हम अपनी बर्बादियों को याद रखें। जब हम अपनी बर्बादियों को याद रखेंगे तो हम आसानी से उससे बाहर आ जाएंगे। आप लोग इतना आगे जाके वापस आए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात वापसी का सफ़र जो है आपकी मौत पे ख़त्म हो जाता है। बहुत से ऐसे नौजवान हमने अपने इर्द गिर्द देखे हैं जो कम उम्री में नशों का शिकार होके वापस पलटने का उनके पास वक्त नहीं था और पीछे वो रोते हुए अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, बहन भाइयों को छोड़ गए। जब भी ऐसी कोई सोहबत जिसमें ये बच्चे चले जाएँ या किसी गलत आदत में चले जाएँ तो उनको वहीं रोका और टोका और इस चीज़ को वहीं से ख़त्म किया जा सके।